हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की, जिसमें मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन और जीएस वाले सर आपको जीएस के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को कहते हैं। ठीक है, जिसको उचित और अनुचित का ज्ञान हो उसे क्या, उसके लिए एक शब्द होगा प्रयोग, उसको क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम विवेकी। ठीक है, मतलब उचित अनुचित का ज्ञान रखता है और विवेक से भी काम लेता है तो उसे कहते हैं विवेकी। ठीक है, फिर जैसे बात करेंगे दूरदर्शी, तो दूर की सोचने वाले को कहा जाता है दूरदर्शी। ज्ञानी और चतुर का मतलब आपको पता ही होगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से परिवर्तन, वो संस्कृत के ज्यों का त्यों ही है। ठीक है, जैसे बात करेंगे इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मक्षिका, और मक्षी का तद्भव रूप है मक्खी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पानी का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो पानी का अनेकार्थी शब्द होगा ऑप्शन सी चमक। ठीक है, निम्न में से अघोष वर्ण है। तो देखिए अघोष वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, एक दो तरह से वर्ण होते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो में होता है, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष में आता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और श, श, स, ह, नहीं सॉरी, य, य, र, ल, व और ह, और यहाँ आता है श, श और स। ठीक है, यहाँ देखिए हर वर्ग, तो हम बात करें अघोष यानी हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, स, ह। तो पहला वर्ण कोई सा है? च, छ, ज, ज, ज तीसरा है ना। और ह दिख रहे हैं हम, यहाँ ह कहाँ आ रहा है? सघोष में आ रहा है। अ तो स्वर हो गया, तो बचा क्या? स। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है ऑप्शन ए दमित। ठीक है, आप लोगों के लिए जानकारी, पाठशाला ऋषिकेश में उत्तराखंड पुलिस के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं सुबह और शाम दोनों समय। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं। शिकारियों ने दो हिरण मार गिराए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए शिकारियों ने यानी शिकारी की बात हो रही है। ठीक है, तो कृत वाच्य हो गए क्या? कृत यानी कर्ता की ज्यादा बात हो रही है। शिकारियों ने दो हिरण मार गिराए, ठीक है, तो कृत वाच्य की बात हो रही है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। लास्ट ईयर किसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आपका। ठीक है, 1930 में आई थी निहार, फिर 32 में आई रश्मि, 34 में आई नीरजा, और 36 में आई सांधे गीत, और फिर 42 में आई थी एक कौन सी? दीप शिखा, 42 में। ठीक है, 1900 सारे 1930, 32, 1934, 1936 और 1942। ठीक है, आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? वैसे तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, और उनमें से एक है ऑप्शन की आपकी जनवाणी, एक तरुण करके भी कुछ उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा है आपकी ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन की पिताश्री, बहुत ही बड़े लेखक, बहुत ही बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश बहुत प्रसिद्ध रही है। ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ईशान शब्द मतलब किसी और चीज में भी हो सकता है, तो ईशान हो सकता है वासना, दृष्टि तो नहीं होगा, दीप्ति। ठीक है, तो ईशान का मतलब होता है ईश्वर, और दीप्ति का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, और ईश्वर भी एक रोशनी ही है, तो दीप्ति इसका आंसर होगा। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है, यानी कम सांस या कम हवा निकलती है, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए आपका अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा निकलती है उसे बोलते हैं क्या? महाप्राण। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है जी, तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? जयशंकर। तो देखिए सबसे प्रसिद्ध इसमें रचना अगर हम देखें तो कौन सी है? रामचरितमानस, और वो लिखी है आपकी ऑप्शन डी तुलसीदास ने। तो 3 का होगा 1, वो सॉरी 4, डी का 1। तो ठीक है ना, तो डी का 1 कितने में है? तो डी का 1 3 में, तो ऑप्शन डी बाहर हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने क्या लिखी है? तो महादेवी वर्मा लिखी है यामा, यामा लिखी है। तो ए का 4, तो ए का 4 कितने ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी बाहर हुआ।
इस तरीके से करे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, और कबीर की। तो कबीर ने लिखी है कौन सी, बीजक। कबीर के उनको कहा जाता है बीजक। तो सी का 3, तो सी का 3 कहाँ है, सी का 3 यहां पर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, कुटिल का पर्यायवाची शब्द है, कुटिल का पर्यायवाची शब्द है धूर्त, कठिन, सीधा या फिर वक्र। तो कुटिल, कुटिल मतलब होता है जैसे आप कहते हैं बुरा इंसान, कुटिल व्यक्ति, और धूर्त का मतलब भी वही होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बनेगा। मतलब उससे मिलता जुलता शब्द कुटिल से धूर्ती है, तो वो उसका पर्यायवाची होगा, ठीक है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे अंधेरा होए, कौन सा अलंकार है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, मतलब जो स्पीड, जो गति दीपक की होती है शुरू में, वो ही कुपूत होता है, जो कुपूत, ठीक है, कुल कपूत यानी कुपूत होता है जो, उसकी भी होती है, वो शुरू शुरू में तो उजाला देता है और बाद में अंधेरा करने लग जाता है। तो एक ही शब्द में दो मतलब छुपे हैं, यानी ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो ऑप्शन ए आशीर्वाद इसका सही उत्तर होगा। सही युगम का चयन कीजिए। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष। यह मेरी किताब है, या तुम्हारी किताब, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सभी युगम सही है, तो ऑप्शन डी सभी युगम सही है, ठीक है। जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल, परिमाण का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा है, उसे कहते हैं ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ठीक है। माप या तौल का भेद कराए उसे बोलते हैं परिमाणवाचक। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ये लाइन लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, ठीक है। तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे, तो कौन से लगेंगे, तो ये पूर्ण विराम होगा, ये वन नहीं होगा, पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन सी आपका। कॉमा लगेगा कहां पर, यहां पर, ठीक है, और पूर्ण विराम लगेगा लास्ट में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, का अर्थ है भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। मार्ग से भटक जाना, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति करते हुए व्यापार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आपका, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य, मतलब आए थे हरि भजन को, ठीक है ना, मतलब हरि भजन को आए थे और कपास ओटन लग गए, यानी कपास को निकालने लग गए, तो मुख्य कार्य को त्याग कर किसी और कार्य में लग गए, ठीक है। ये थे हिंदी क्वेश्चन। अब करेंगे उत्तराखंड के, ठीक है। जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट दिए थे, तो किसको दिए थे, तो ये दिए थे आपके श्याम शाह को, ठीक है, श्याम शाह को दिए थे। अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो कहाँ करी थी, तो ये करी थी टिहरी में। और कब करी थी, तो 28 दिसंबर 1949, ठीक है, 1949 1815, 28 दिसंबर 1815। कुड़िंद कालीन सिक्के कहाँ पाए गए हैं, थत्यूर, टिहरी, देवधुंगा, उत्तरकाशी, कतियूर घाटी, कुमाऊं, ये उपरोक्त सभी, तो सभी जगहों पर कुड़िंद कालीन सिक्के पाए गए हैं। कत्यूरी काल में प्रवर्तकर कौन थे, तो कत्यूरी काल में प्रवर्तकर कहा जाता था भूमि माप संबंधी अधिकारी को, ठीक है। किस संगीतकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य गीत गाया गया है, तो किसने गाया है, तो ये गाया है ऑप्शन डी आपका ए और बी, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। 9 मिनट इस गाने की अवधि है। लिखा है इसे हेमंत बिष्ट ने। और जिस कमेटी ने इसे कहा था कि ये राज्य गीत होंगे, वो कमेटी थी कौन सी, लक्ष्मण सिंह बटोही, ठीक है। और क्या है हमारा राज्य गीत, तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ठीक है। चीन के साथ उत्तराखंड की सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो चीन के साथ लगने वाली कुल सीमा की लंबाई है ऑप्शन है 350। अगर हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये जाती 300 तिब्बत और 50 मुख्य चीन जो है,
ठीक है। और नेपाल के साथ बात करेंगे तो नेपाल के साथ है 275, किसके साथ, नेपाल के साथ, और टोटल है 625, ठीक है। नैनीताल उच्च न्यायालय का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था ऑप्शन ए स्टीवंस के द्वारा। और यहाँ पर मतलब सलाह किसकी थी, तो सलाह थी सेंटनी मैकडोनल्ड्स की। पी बर्नन की बात करेंगे तो इन्होंने नैनीताल की खोज करी थी। और चैटवुड इमारत कहां पर है, तो चैटवुड इमारत है आईएमए में, ठीक है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे उस समय पर कौन, एम जोसेफ। कब लगा था, तो 27 मार्च 2016 से और 11 मई 2016 तक क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। उत्तराखंड की सबसे पुरानी छावनी कौन सी है, तो कौन सी है, तो ये है आपकी ऑप्शन ए देहरादून 1814 में। लंडौर की बात करेंगे तो लंडौर की स्थापना हुई थी 1836 में, रुड़की की हुई थी 1853 और नैनीताल 1841, ठीक है। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत उत्तराखंड में है आपका ऑप्शन बी 87.50। और महिलाओं की बात करेंगे तो महिला है 70.00, एग्जैक्ट 70। आप मुझे कमेंट में बताएंगे टोटल साक्षरता उत्तराखंड में कितनी है, ठीक है। किस मंदिर की तुलना अक्सर पेरू के माचू पिचू से की जाती है, तो किसकी की जाती है, तो ये की जाती है आपके ऑप्शन डी कसार देवी अल्मोड़ा की। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से माचू पिचू में माना जाता है एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरीके से कसार देवी मंदिर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। गप एंड गॉसिप फ्रॉम हिल्स किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी ऑप्शन डी गणेश शैली की, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो आप परीक्षा में बहुत सारे बार पढ़ते हैं, कौन सी, मंसूरी मेडले, मसूरी मेडले, ठीक है। जॉन हैविट की पुस्तक है जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। रस्किन बॉन्ड की है मैन ईटर ऑफ, सॉरी रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देरा, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड की, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रही है। और एच.जी. वॉल्टन ने बहुत सारे गजेटे लिखे, देहरादून गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, ऐसे गजेटे लिखे हैं एच.जी. वॉल्टन ने, ठीक है। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो देखिए ये तो याद करना भी बहुत आसान है, तो ये जाता है ऑप्शन सी आपका विजय जड़धारी को। तो देखिए बीज किससे निकलते हैं, बीज से निकलती है जड़, तो जड़धारी याद कर सकते हैं। किस गोरखा सरदार के समय दासों का सर्वाधिक व्यापार हुआ, ठीक है। सर दासों का व्यापार हुआ था, करता था गोरखाओं के समय। हरिद्वार का भीमगौड़ा क्या था, दासों का बिक्री केंद्र माना जाता था। और भैरव थापा के समय क्या होता था, गोरखाओं दासों का सर्वाधिक व्यापार होता था, ठीक है। जोगमल शाह की बात करेंगे तो प्रथम सूबेदार काजी नरसाई, दूसरे सूबेदार थे भारत में या फिर कुमाऊं में नेपाल के या गोरखा के। नमती प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, किस जनजाति से है, तो यह है आपकी ऑप्शन सी जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है ना। अलग अलग त्योहार मनाते हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग भी प्रसिद्ध हैं। तो जौनसारी जनजाति को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपके पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जौनसारी जनजाति। चीनी चाय विशेषज्ञ एसाई वांग गढ़वाल कब आया, तो ये आया था ऑप्शन ए 1850 में, ठीक है। नमक सत्याग्रह में श्रीदेव सुमन को कितने दिन का कारावास हुआ, तो कितने दिन का हुआ, तो इनको हुआ था 15 वर्ष का, वो 15 दिन का, 14 वर्ष की उम्र में ये नमक सत्याग्रह में चले गए थे। 25 मई 1815 को जन्म हुआ, ठीक है। और 25 जुलाई 1844 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को, सॉरी, ठीक है। और 1915, ठीक है ना, 1915 और 1944 को इनकी मृत्यु हो गई। 84 दिन की भूख हड़ताल करी थी इन्होंने, ठीक है। 3 मई को इन्होंने अपना अनशन शुरू किया था और 25 जुलाई को 84 दिन को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला देखिए, कंचनजंगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एक बार पहले भी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं, और ये लिखी गई है ऑप्शन ए आपके हुकुम सिंह रावत द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड में बाघ बट्टी क्या है, तो बाघ बट्टी एक तरीके का खेल है, पारंपरिक खेल है, जिसमें आप देखा होगा आपने कभी बचपन में गिट्टियां लेकर और ऐसे उछालकर उन्हें खेला जाता है, बाघ बट्टी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2014 में। 2014 में बहुत सारी योजनाएं, जैसे मेरे बुजुर्ग मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरा धन, मेरा
गांव मेरा धन, ठीक है ना, परियोजनाएं लागू हुई थी 2014 में ही। राज्य में गो वंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो ये लाया गया था ऑप्शन सी 2007 में। मिनी स्पाइस पार्क स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन ए सितारगंज में, ठीक है। किस चंद शासक के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा? तो किसके काल को कहा? तो ये कहा था ऑप्शन डी जगत चंद के। कह सकते हैं आप जगत चंद को कैसे याद कर सकते हैं इस लाइन को, कि जगत चंद ने ज्वारियों पर कर लगाया था, तो ज्वारियों पर कर लगाया तो जगत का कल्याण हुआ ना, जन स्वर्ण काल हो गया, इसलिए आप याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। रुद्रचंद की बात करेंगे तो अकबर का समकालीन था और रुद्रनगर की स्थापना इसने करी। लक्ष्मी चंद ने के समय पर बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है। कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था, कीर्तिचंद ने, और भी बहुत सारे पॉइंट है। नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब रखी गई? तो नैनीताल स्थित राजभवन की नींव रखी गई थी 1897 में। राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पीपल कोटी चमोली, पीपल कोटी चमोली। गढ़वाली कविता सिंहनाथ किसके द्वारा लिखी गई है? काफी प्रसिद्ध कविता है और ये लिखी गई है ऑप्शन ए आपके भक्त दर्शन द्वारा। कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका बाड़ा होती, ठीक है, बाड़ा होती, लातूधुरा, लातूधुरा, टोपी धुंगा, टोपी ढूंगा, ये सभी क्या है? चमोली और पिथौरागढ़ के दलिए। सांग चोकला की बात करेंगे तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत, सांग चोकला, मुलिंगला, मुलिंगला, ठीक है, नेलंग, और एक और है ला करके ही कुछ है, ये सब कहाँ के हैं? तो ये है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच की। लास्पा की बात करेंगे तो ये है चंपावत और पिथौरागढ़, चंपावत और पिथौरागढ़। और कालिंदी है उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी चमोली, ठीक है। वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन डी आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा और सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रतिशत है किसके? तो यह है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात नहीं करेंगे तो प्रतिशत फिर आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी और हरिद्वार, लेकिन अगर प्रतिशत की बात की गई है तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। उत्तराखंड में वैक्सीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी पंडवा डांगर, ये डा होगा, पंडवा डांगर में स्थित है। लोसर मेला किस स्थान पर लगता है? तो लोसर मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है ना। जाड़ भोटिया द्वारा ये बनाया जाता है और लोसर को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है जाड़ भोटिया द्वारा। उत्तराखंड के द्वितीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो कौन है? तो ये है आपके दीप जोशी, पिथौरागढ़ के निवासी हैं ये, और इन्होंने एक प्रदान नाम से भी संस्था बनाई। किस नाम से? प्रदान, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है कुछ प्रदान की। झिरोली, बागेश्वर और चांडक, ये चंडाक हो गए, चंडाक पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मैग्नेसाइट, ठीक है। टिहरी बांध के संबंध में सोवियत संघ के साथ, टिहरी बांध के संबंध में सोवियत संघ के साथ किस वर्ष समझौता किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपका 1986 में, 1986 में। आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? ये किया गया तो आचार्य चक्रधर जोशी ने किया था नक्षत्र वेधशाला का और हिमालय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, यानी दोनों ए और बी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और साथ ही साथ इसकी भी उसी के कुछ समय बाद। सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन किस क्षेत्र से संबंधित है? वाटरशेड विकास, बाल विकास या महिला शिक्षा? तो ऑप्शन डी इन सभी से संबंधित है, सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी? तो नमामि गंगे योजना शुरू हुई आपकी 7 जुलाई 2016। हेमा मालिनी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। पिथौरागढ़ के किस छोटे से गांव से जैविक चाय यूनाइटेड किंगडम से दुबई तक हर जगह बेची जा रही है? कहां? तो ये बहुत बड़ी बात है वैसे हमारे लिए, ठीक है। तो कौन सा है? तो नयाल गांव है। 24 दिसंबर 2021 को यूकेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला या पदभार संभाला? तो किसने संभाला? तो ये संभाला ऑप्शन ए डॉक्टर राकेश कुमार।
90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज किस हाईवे पर स्थित है? तो ये स्थित है काला डूंगी नैनीताल मार्ग पर। सरीसृपों के लिए यानी रेप्टाइल्स के लिए बनाया गया है, ताकि वो इसके ऊपर से होकर जाए और रोड पर किसी गाड़ी के नीचे आकर वो मरे ना। ठीक है, ये थे उत्तराखंड हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएसवाल सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है या उत्तराखंड से जुड़े किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट है 21, जिसको आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से हर सप्ताह शनिवार को कर सकते हैं डाउनलोड। तो हम अब जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। जीएस के साथ साथ जो रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे, वो 40 क्वेश्चन आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के साथ। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स की आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो जीएस का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड हिंदी के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये क्वेश्चन क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके टाइम पीरियड पर या किसके समय में किया गया था? क्या बेंटिक के शासनकाल में किया गया था, कॉर्नवालिस के, कर्जन के, या डलहौजी के शासन काल में किया गया था? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, जिसे भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पे ये किया गया था। यह है इसका पहला आंसर, याद रखेंगे। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूं तो कर्जन 1905 में अपने बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। किस चीज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अगर डलहौजी की बात करें तो इनके द्वारा व्यपगत संधि, ध्यान से समझना, व्यपगत संधि या व्यपगत संधि के अलावा ध्यान से समझिएगा, या इसी को नाम दिया जाता है हड़प नीति का। किसका दोस्तों? हड़प नीति का। तो ये जो थी ये सभी इन्होंने किया, और इस क्वेश्चन का आंसर कॉर्नवालिस है। आपको पूरे प्रैक्टिस सेट में लगभग हम ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से कवर किया जा सके, अच्छे से बूस्टअप किया जा सके। क्वेश्चन देखिए, 62 क्वेश्चन है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली लागू की थी? कौन सी जो प्रणाली थी? ये थी सहायक संधि प्रणाली, यानी कि सब्सिडरी अलायंस का सूत्रपात किया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया, और हैदराबाद पहला क्षेत्र था, पहली रियासत थी जिसको सहायक संधि के अंतर्गत अपने साथ मिलाया गया था। उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत आराम से समझ आ रही होगी। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी अभी हमने पढ़ा, सिविल सेवा के जनक हैं। डलहौजी के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है, जाना जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर, क्या बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है? याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, समझना। क्वेश्चन नंबर 63 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी निर्धारित की गई थी? किसके अंतर्गत हमने बात की है? हम बात कर रहे हैं शारदा अधिनियम। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत, शारदा अधिनियम कब आया था? तो ये 1929 की बात है। वायसराय थे भारत में इरविन। कौन थे भारत में वायसराय? वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, 1929 में। शारदा साहब थे हरि प्रसाद शारदा, है ना, या हरिविलास शारदा। 1929 में उनके समय में 14 और 18 लड़कियों के लिए 14 और 18 ये किया गया था शारदा अधिनियम। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान एज जो क्राइटेरिया है लड़कियों का, वर्तमान एज क्राइटेरिया जो लड़कियों का है विवाह का, वो हो गया है 21 वर्ष। कितना हो गया है? 21 वर्ष हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका जो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी, क्या बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना के बाद इसके अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष हुए वो हुए बदरुद्दीन, माफ कीजिएगा, वेमोश चंद्र बनर्जी। क्या हुए? वेमोश चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन इसके जो महासचिव थे वो थे एओ यूंग, ठीक है। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ये पहले अध्यक्ष थे मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे लिखना। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ठीक है, बड़े प्यार से आप समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर? शाह आलम द्वितीय के टाइम में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से बड़ा सा है, लेकिन ध्यान से समझना। अगर मैं आपको 1764 का बक्सर युद्ध याद दिलाऊं, कौन सा युद्ध याद दिलाऊं? बक्सर का युद्ध याद दिलाऊं। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे कहा जाता है 1765 की इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। उम्मीद है इतनी आपको याद आ रही होगी। इलाहाबाद की संधि के तहत जो था, शाह आलम द्वितीय ने दीवानी जो अधिकार थे कहां के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, किसे दे दिए गए? ये रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। देखो ये 1764-65 का टाइम पीरियड है, रॉबर्ट क्लाइव का रहा था। इतना आपको समझ आ रहा है? सारी कहानी कवर की जाएगी, अच्छे से आपको जीएस भी पढ़ाई जाएगी, बस आपको बहुत आराम से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, वे कौन थे? तो देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति है फयान, ठीक है। क्या है? फयान एक चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और हुणों को किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आएगी साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें चाहे हम बुद्ध के धर्म की बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म की बात करें, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में जब भी आप जाएं तो ये टॉपिक पढ़ लें। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? क्वेश्चन मार्क। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो बड़े प्यार से आप याद करेंगे, 583 ईसा पूर्व इनका हुआ था जन्म, ये बात आप याद रखेंगे, पहली चीज, ठीक है। अब आप ध्यान देना, 583 ईसा पूर्व इनका अगर जन्म हुआ था, माफ कीजिएगा, इसे कर लीजिए 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रथम उपदेश, तो देखो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी कुंडग्राम में। कहा इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था दोस्तों, साथियों? लुम्बिनी में हुआ था, कुंडग्राम में। आ रही है बात इतनी समझ में? तो अब आपको थोड़ा सा टाइम और समय याद रखना है, ध्यान से समझना कि इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहां है? क्या आप सारनाथ बता पाएंगे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सारनाथ कहां है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, अड़ाई का झोपड़ा लिखा है तो इसे अड़ाई दीन का झोपड़ा कर दीजिएगा। अड़ाई दीन का झोपड़ा, अड़ाई दिन में तैयार किया गया झोपड़ा ये है। तो बोला ये क्या है? अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक याद है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से? तो मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश से। कहां से? गुलाम वंश से, ठीक है। गुलाम वंश की बात है। 1206 से और लगभग 1290 ईस्वी तक हम इसे पढ़ते हैं। ये है एक मस्जिद। क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 69। नाम है इब्न बतूता, किसका नाम है? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्यार से पढ़ना, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इब्न बतूता लगभग 1336 के आसपास, 1333 और 36 के आसपास ये भारत आया था, ठीक है। ऐसे याद कर लो इसको, 1333-36 के आसपास भारत आया था, ठीक है। इसने किताब लिखी जिसे
जिसे रेहला भी कहा जाता है, रेहला कहा जाता है। ठीक है, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था एमबीटी के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इबन बतूता भारत आया था। इसे सबसे शिक्षित और पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कौन सी सूची की बात की जा रही है? समवर्ती सूची। देखिए सूची 3 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं तो सूचियां कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, पहले प्रकार की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं केंद्र सूची, या इसे कर दीजिए संघ सूची। कौन सी सूची? इसे कर दीजिए संघ सूची। ठीक है, अगर दूसरे की बात की जाए तो आप उसे कहेंगे राज्य सूची। क्या कहेंगे? राज्य सूची। अगर तीसरे की बात कर दूं तो उसी को कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है ना? अगर इतना आप समझ पा रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप धीरे धीरे इन सवालों को याद भी कर लेंगे। देखिए संघ सूची के मामले में केवल संघ ही जो है कानून बना सकता है। राज्य सूची के मामले में राज्य कानून बनाता है, लेकिन विशेष प्रक्रिया से के द्वारा, मतलब विशेष प्रक्रिया का मतलब है कि राज्यसभा अगर इनिशिएटिव ले तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से केवल राज्य ही कानून बना सकता है। अगला है, जरूरत पड़ने पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो संघ द्वारा बनाया गया कानून ही राज्यों पर लागू होता है, या राज्य अगर अपना कानून बनाते हैं और केंद्र उस पर कानून बना दे तो केंद्र का कानून लागू होगा। अगला समझिएगा कि हमने समवर्ती सूची को कहां से लिया है। तो देखो संविधान के विदेशी स्रोत हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा समवर्ती सूची, सोवियत संघ या जिसे रूस कहते हैं, यहां से आपको देखने को मिलेगा मौलिक कर्तव्य। क्या देखने को मिलेगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कनाडा से आपको हमारा जो जो संघ और राज्य के मध्य जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, संघ और राज्यों के बीच में तो पृथककरण है, वो भी देखने को मिलेगा, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 संबंधित है किस चीज से? ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन प्यार मोहब्बत के साथ देखेंगे। देखिए संविधान में अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान में कहां पर, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 थे, उसमें से कहा गया 16 किसमें? 16। तो 16 में है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा 14 भाग में है। ठीक है, वित्त आयोग 280 में है, आर्टिकल 280 में बता दे रहा हूं यहां पर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो भाग 16 में है। आगे आते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ भी चीजें आ जाएंगी। इतना बहुत ही इजी चीजें हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही इजी चीजें हम समझ रहे हैं, तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि हम 86वें संशोधन द्वारा, अगर मैं बात करूं कि 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है, ये बात आपको बतानी है। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक है, यहां पर पहले हम ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा याद से कर लेते हैं। इसमें गलती एक हो गई है कि ये जो आंसर है इसका ये डी है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है पढ़ते समय थोड़ी सी चीजें रह जाती हैं साथियों, तो गलत नहीं, हम सही कर दे रहे हैं, तुरंत आप देखें और इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 86वें अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? तो देखो लागू किया गया है 2010 से। फिर से क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, जो शिक्षा का अधिनियम है, शिक्षा का जो अधिनियम है, एक्ट है, कानून है, वो बनाया गया 2009 में। कब बनाया गया? 2009 में। ठीक है, और उसको पारित किया गया या उसको लागू किया गया, जरा ध्यान देना, उसको लागू करने का समय है 2010 का। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको समझ आए। आगे चलते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? कि मतलब जितने भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे उनकी संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये है 91, एक अमेंडमेंट किया गया 91 2000
2003 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, 91 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया कि भैया 15% से जो सीटें हैं वो ज्यादा नहीं होंगी। इतनी बात ध्यान है। चलो आगे देखो, आगे है पंचायत अधिनियम 1992 लागू करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। कब की बात है, पंचायत अधिनियम 1992 लागू करते समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो राष्ट्रपति से पुराने ऐतिहासिक सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, साइन करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, चलो आ जाओ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के जब चुनाव कराने होते हैं, पंचायत से संबंधित जो विधि है वो राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बनाई जाती है। उम्मीद है आपको याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। देखिए, भारत में या तो क्षेत्रीय दल होते हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं, या होते हैं राज्य स्तरीय दल। कौन से दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल, है ना। इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को हम रजिस्टर्ड पार्टी भी कहते हैं, इन्हीं को हम रजिस्टर्ड पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल भारत में 8 हैं, नेशनल पार्टी 8 हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा राजनीतिक दल है। तो ध्यान देना, बहुजन समाजवादी पार्टी, कौन सी, बहुजन, जिसको आप नाम से जानते हो बीएसपी। बीएसपी 1984 में बनाई गई थी काशीराम जी द्वारा, और ये एक राजनीतिक पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां क्षेत्रीय रजिस्टर्ड पार्टी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो देखो, इसका आंसर है सिद्धार्थ। ये इसका पहला कंप्यूटर था। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा ही हमने कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फोटान कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका विकास किसने किया था। कौन सी, फोटान कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका विकास किसने किया था। तो देखो, इसका विकास किया था जे.डब्ल्यू. बेकस ने। किसने किया था, जे.डब्ल्यू. बेकस ने इसका विकास किया था। ये याद कर लो, जे.डब्ल्यू. बेकस। क्या, फोटान, फोटान भाषा किसने आजमाई है, जे.डब्ल्यू. बेकस ने करी। आगे देखो, आईयूसीएन, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ कब बनाया गया था। कौन सा संघ है ये, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई। वर्तमान नाम कृषि लागत एवं कीमत आयोग। आप सभी सुनते आए होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एमएसपी कहा जाता है। तो एमएसपी निर्धारित करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ये 1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था। और अगर आपको ये टाइम याद हो तो 1965-66 में ही ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो था काम। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के समय रोलिंग प्लान की योजना बनाने के लिए कौन जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। आप सबको मालूम है कि 1951 से ये स्टार्ट हुई और 2017 तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, तो आप कहेंगे 12 पंचवर्षीय योजना। इतनी बात आई समझ में। अगर ये रोलिंग प्लान है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, अगर ये रोलिंग प्लान है तो भारत में इसको इंप्लीमेंट किसने किया। तो बड़े प्यार से आप ध्यान देंगे कि इसको दिया है लकड़ा वाला, डीटी लकड़ा वाला ने इस प्लान को बनाया और इसको इंप्लीमेंट करने का काम किया। ठीक है, आगे देखो, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं। कौन से, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, है ना। तो देखो ध्यान देना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड में दिया था। आ रही है इतनी बात आपको समझ में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, इनको शांति का भी नोबेल पुरस्कार, इन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एग मार्क किससे संबंधित है। देखिए, अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये एग्रो जो है, एग्रो मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म है, ये आपको ध्यान देना है। तो एग मार्क जो है वो कृषकों की एक सहकारी समिति
है, ठीक है। क्या ये ऐसा है? सहकारी समिति है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, एग्रीकल्चर से संबंधित। कहां से संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है साथियों, याद रहेगा। आगे देखो, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। याद करना है और ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन बड़ा काम का है। प्रैक्टिस सेट जरूर डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल से। आगे देखो, झूम किसे कहते हैं? अगर आप थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप हवा हवा में खत्म कर देंगे। झूम जो है वो खेती की एक पद्धति है, इसी को कर्तन एवं दहन भी कहा जाता है। कौन सा? कर्तन एवं दहन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूम कृषि को, झूम खेती को। उम्मीद है आपको चीज समझ आएगी। आगे समझना, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? देखो, अगर भारत का जो क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ के लिए जो धारवाड़ चट्टाने हैं, धारवाड़ चट्टाने कर्नाटक के पास है, यहीं पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व में, कहां पर? दक्षिण पूर्व में। कहां पर? दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा संसाधन है। आगे देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? डेयरी, अगर डेयरी की बात करें तो ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में, बहुत प्यार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही लेटेस्ट है वैसे तो ये, खबरों में रहा है भारत के साथ। देखिएगा, कलादान परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? कौन सी परियोजना है? कलादान परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार। इसका आंसर है म्यांमार। भारत और म्यांमार यानी कि जो हमारा मिजोरम राज्य है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उससे मिलकर के यहाँ पर कलादान एक मल्टी डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 89, डिंडीगुल। डिंडीगुल नाम किस चीज का है? कहाँ का है डिंडीगुल? केरल में, तमिलनाडु में एक नगर है, कर्नाटक में एक त्योहार मनाया जाता है, या आंध्र प्रदेश में एक तटिया नगर है। तो बड़े प्यार से आप समझेंगे मेरी बात को, तो तमिलनाडु का एक नगर है डिंडीगुल। अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो मैं आपको याद कराता हूं, हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान के पिताजी थे। इन्होंने इन्होंने फ्रांसीसियों से मदद लेकर के, किनसे? फ्रांसीसियों से मदद लेकर के डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार या हथियार गृह स्टैब्लिश किया था। किसने? हैदर अली ने, ठीक है। इतिहास से जुड़ा सवाल है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी और उनके लिए ये बहुत ही काम का प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान देना, आप बहुत अच्छे से प्यार से समझना इस बात को, कि अगर हम बात करें कि सूर्य के चारों ओर, ये क्या है? यह है सूरज, ठीक है मेरे भाई, यह है सूरज। अब इसके चारों तरफ ग्रह होते हैं। तो देखो, ये जो ग्रह होते हैं बड़े आराम से आप समझोगे। इसके बाद यहां पर आती है उल्का पिंड की बेल्ट। क्या आती है? उल्का पिंड के। फिर ग्रह आते हैं, टोटल ग्रह कितने? 8 हैं, ठीक है। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है मरकरी। मरकरी के बाद है वीनस, और वीनस के बाद है अर्थ। कौन सा है? अर्थ, ठीक है। और फिर है मार्स। कौन सा है? मार्स, ठीक है। उसके बाद है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, और फिर है नेपच्यून। इसको ऐसे समझो कि ये है बुध, ये है बुध ग्रह, ठीक है। और ये है वरुण ग्रह, ठीक है। ये है अरुण मेरे भाई, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो ध्यान देना, जो मंगल ग्रह है इसके हिसाब से वो अर्थ के सबसे नजदीक हो जाएगा। लेकिन अगर मंगल ना हो ऑप्शन में और शुक्र होता तो सबसे नजदीक ग्रह होता शुक्र। उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ आ रही होगी। अब रीजनिंग के कुछ सवाल हैं, धैर्य बनाए रखेगा, इन सभी सवालों को हम करेंगे और आपको समझ आएगा। देखो, इन सवालों को करने का ब्रह्मास्त्र है कि आप इनके बीच में डिफरेंस कर लो। जितने का डिफरेंस होगा उसी से चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे 21, 5, 25 में 4 का, 12 में से 5 गए 7, और 2 का 27 का, और 8 में से 2 गए 6 का, और 16 का। और इससे इसको घटाओगे, घटा रहे हैं हम, घटा रहे हैं, ठीक है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाओ, समझ आ जाएगा। इससे घटाओगे 13 में से 8 गए 5, और 8 में से 6 गए 2, और ये 125 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्या है? ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर है 5 का क्यूब। अब क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 6 का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 36 जोड़ दो इसमें, 6 3 9, 9 3 12, 1
229, ये हो गया इसका आंसर। इजी है, बहुत ही इजी पेपर है भाई, बहुत इजी पेपर बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है 92। कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फूल, फल, पत्ते और जड़। देखो तीन क्वेश्चन एक ही है कि मतलब चार में से कोई एक अलग चुनना है जो तीनों में से अलग हो। तो मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर हम फूल, फल, पत्ते को देखें और जड़ को देखें तो तीनों का विकास होता है धरती से ऊपर पेड़ के पास। ठीक है, चौथे वर्ड का जो विकास होता है वो होता है धरती के नीचे, यानी कि सूरज के प्रकाश से दूर। तो इस तरह से चारों में जो डिफरेंट है, तीन एक जैसे हो और एक बाहर हो, तो ये हो जाएगा आंसर। आ रही है बात समझ में? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और रेलवे मंत्री। बड़े आराम से आप समझें कि हमारे देश में दोनों सदन कौन से? अगर मैं बात करूं संसद और मैं कहूं ये लोकसभा, ये राज्यसभा, तो मेरी बात बड़े आराम से समझना। अगर मैं कहूं कि इस लोकसभा और इस राज्यसभा में प्रेसिडेंट इसका मेंबर नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा का सदन, क्योंकि यही दो हाउस हैं, तो इनका मेंबर वो नहीं होता है मेरे भाई। आगे देखो, सीएडी स्टैंड फॉर है ना। सीएडी अगर कैड की बात है तो ध्यान से समझना मेरे भाई, सीएडी कॉमन एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। KLMN, IJKL, TUVW, ये है, ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। अगर आपको ABCD के नंबरिंग याद है तो आप आराम से कर देंगे। जैसे देखिए, जो K का नंबर है ना, K का वो है 11, ठीक। L का जो नंबर है वो है 12, M का जो नंबर है वो है 13 और N का जो नंबर है वो है 14। अगर मैं यहीं पर देखूं तो इसको I लिख रहे हैं, I को कहते हैं 9, और यहां पर की अगर मैं बात करूं J, तो J को कहते हैं 10, और 13 की अगर मैं बात करूं तो 13 को ये लिख रहे हैं K, इसको कहते हैं 11, 14 को ये लिख रहे हैं L को लिख रहे हैं 12। तो यहां से अगर आप देखो तो बहुत आराम से समझना कि यहां से 2 कर दिए माइनस, ठीक है, यहां से भी 2 कर दिए माइनस, यहां से भी 2 कर रहे हैं माइनस, और यहां से भी 2 कर रहे हैं माइनस, तो यानी कि 2 2 हो रहा है माइनस। तो यहां से भी अगर आप 2 माइनस कर दो, जैसे 20 में से 2 गया तो 18 कर दें। U कितना होता है? 21 होता है, 21 में से 2 अगर माइनस कर दें तो T हो जाएगा, है ना, ये R हो जाएगा, ये T हो जाएगा, R और T, नहीं नहीं 21 होता है तो 21 में से 2 कम कर देंगे तो S हो जाएगा, मतलब R और S आ जाएगा। V में से भी अगर 2 कम कर देंगे तो T हो जाएगा, और W में से भी अगर 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 में से 2, ये हो जाएगा U। RSTU इसका आंसर हो जाएगा, RSTU। कोडिंग डिकोडिंग है, एक बार पढ़िएगा आपको अच्छे से आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, आंसर बताने हैं तो करने के तरीके प्रांजल सर ने पढ़ाई हुई है रीजनिंग, तो एक बार आप जरूर देखें। आगे देखिए, फिर से रीजनिंग का एक सस्ता और टिकाऊ सवाल। 3 का क्यूब 27 होता है, तो जो रिलेशन 3 का इसके साथ है वही रिलेशन इसका आगे के साथ होगा। तो 4 चको 16, क्या ऐसे करोगे? नहीं, 3 आप देखोगे तो 3 का पावर, तो 4 का भी पावर लगा दो, यानी कि 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब होता है 64। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आयु का, वर्तमान आयु का है, मैथ्स का है, जरा ध्यान से समझना। देखो इसमें वर्तमान आयु P तथा G की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्षों बाद उनकी आयु 8:11 के अनुपात में होगी। G की वर्तमान आयु बतानी है ये, ठीक है। देखो मान लो कि वर्तमान जो एज है वो x है, ठीक है। अगर वर्तमान आयु x है तो देखो P की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x और G की वर्तमान आयु हो जाएगी 8x, ठीक है। अब इसमें बोला कि 3 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 3 सालों, तो भाई 3 साल इसकी भी बढ़ेगी, P की भी और G की भी बढ़ेगी। रेशो क्या हो जाएगा? 8:11। देखो इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहां से इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 11 पंजे 55 अगर करोगे और 11 तिया 33 करोगे, ठीक है। तो एक एक चीज चलो कर देते हैं, 33 करोगे, 8 अट्ठे 64 करोगे और 8 तिया 24 करोगे। इसको इधर लोगे माइनस में, इसको इधर लोगे माइनस में, तो ये आ जाएगा x बराबर 64 में से 11, नहीं 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, और 33 में से भी घटाओगे 13 में से 4 गए 9, तो 9 बराबर 9 आ गया, मतलब x की वैल्यू हो गई 1। अब उसने बोला कि G की वर्तमान आयु कितनी है, तो G की वर्तमान आयु कितनी है? G की वर्तमान आयु 8 है भाई, तो G की वर्तमान आयु 8 हो जाएगी, ये इसका हो जाएगा आंसर मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, अब बोला 49th 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की
किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है, सीमा रेखा बराबर है, ये कहा गया। तो देखो ऐसी सीमा रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। कहां के मध्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। ऐसे बॉर्डर लाइन पे कई सारे सवाल आते हैं, जैसे आप देखते होंगे रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ऐसी ही मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाक के बीच में, ठीक है। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में साथी, ठीक है। ऐसी लाइनें, ऐसा ही एक रेखा है हिंडन, हिंडन रेखा है, ठीक है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ये ध्यान रखना है आपने, माफ कीजिएगा, पोलैंड और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्या? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखो इनोवेशन इंडेक्स है, ये इनोवेशन इंडेक्स WIPO वीपो द्वारा जारी किया जाता है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये 1967 में बना था। इसको जिनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। उम्मीद है आपको याद आएगा। आगे चलते हैं, समझना बातों को। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। अर्थ शॉट पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 किस भारतीय को प्राप्त हुआ? देखो इस पुरस्कार की शुरुआत ही 2020 से की गई है। कहां से की गई है? इस पुरस्कार की शुरुआत ही 2020 से ब्रिटेन द्वारा की गई है। ब्रिटेन के राजकुमार ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। 2021 में किसी भारतीय को मिला, नाम है विद्युत मोहन। क्या नाम है? विद्युत मोहन जो है, विद्युत मोहन जो है ये नाम है, इनको ये दिया गया है। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और नीरज चोपड़ा को तो आप जानते हैं, गोल्ड इन्होंने को मिला है ओलंपिक में। किस चीज में मिला है? तो आप बता पाएंगे कि भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में इन्हें मिला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पाठशाला ऋषिकेश के इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि इसको लगातार किया जाए और लाइव आपके साथ जुड़ा जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हमारे ऑफलाइन बैचे में भी आप एनरोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।